बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 11वीं क्लास की जो नई किताब आई है 2025 में, उसका यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं। इसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नज़म, अंग्रेज़ी नज़म दी हुई है जो एमिली डिकिंसन ने लिखी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस नज़म को समझें, इसका जो टेक्स्ट है इसका हम तर्जुमा, इस नज़म में क्या बयान है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप तर्जुमा पहले समझेंगे, नज़म को समझेंगे, तो उस नज़म के हवाले से आगे पूरी एक्सरसाइज में जो कुछ दिया हुआ है फिर अब आप समझ सकते हैं। और अगर नज़म प्रॉपरली समझ नहीं आती, उसका तर्जुमा नहीं आता, तो फिर आगे वाले जो मशक़ जब आप करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। बहुत ही यकीनन बहुत ही मुफीद चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। आप अगर शौक़ के साथ इन चीज़ों को हल करते हैं तो फिर बहुत कुछ आप सीखते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इसका जो टाइटल है वो ये है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक। ठीक है, तो नीचे नज़म देखते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक परिंदा, केम डाउन नीचे आया, द वॉक रास्ते पे। वॉक कहते हैं वैसे तो चलने को कहते हैं ना, यानी आम वो रास्ता जिस पे चला जाता है, आम चलने वाले रास्ते पे एक परिंदा कम डाउन नीचे आया, उतरा। एक परिंदा उतरा, द वॉक एक आम चलने वाले रास्ते पे। ही डिड नॉट नो आई सा, उसने ना जाना, लफ्ज़ी तर्जुमा। ही डिड नॉट नो माजी है ना, क्योंकि माजी में शायरा ने कुछ मुशाहदा किया तो उस माजी को शायरी की शक्ल जो है वो दे दी, नज़म के अंदर उस छोटे से वाक़े को बयान किया। अब कम के सेकंड फॉर्म केम है, माजी की कोई भी चीज़ हो उसको माजी मुतलक पास्ट इंडेफिनिट के साथ बयान करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो लगा देते हैं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई हुई है और उसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो, उसने ना जाना, उसको पता नहीं चला। आई सा, सी की सेकंड फॉर्म ऐसा कि मैंने देख लिया। ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ। अब बाइट होता है काटना, बिट सेकंड फॉर्म है, उसने काट के एन एंगल वॉर्म एक केचुए को इन हाफ्स दो हिस्सों में कर दिया। एंड एट द फेलो, एट की सेकंड फॉर्म एट है, और खा गया द फेलो उस साथी को रॉ खाम कच्चाई। यानी वैसे ही उसने क्या किया, केचुआ पकड़ा और उसको चोन के साथ दो हिस्से किए और उसको खा लिया। एंड देन ही ड्रिंक होता है ना सेकंड फॉर्म, अड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, और फिर उसने पिया अड्यू शबनम, यानी शबनम का पानी उसने पिया। कहाँ से? फ्रॉम अ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट कहते हैं जो चीज़ करीब हो, आसान चीज़ जो होती है ना, जो करीब होती है। तो वैसे कन्वीनियंट का माना आसान होता है, हाँ, तो मैं यहाँ पे तो करीब कर रहा हूँ। फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, करीबी घास से। एंड देन, और फिर हॉपड साइड वाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास। हॉप कहते हैं छलांग लगाना, फुदकना, फिर वो फुदक के साइड वाइज एक तरफ हो गया, टू द वॉल दीवार की तरफ, साइड वाइज एक तरफ को वो फुदका, लफ्ज़ी तर्जुमा है। टू लेट अ बीटल, एक भंवरे को गुजरने देने के लिए। लेट का माना लफ्ज़ी तर्जुमा इजाज़त देना, अ बीटल एक भंवरा कहते हैं हमारे उर्दू ज़ुबान में। इन्हीं तो आप इसकी शक्ल जो है वो देख लें, वो बीटल कई तरह के होते हैं। वैसे इजाज़त देने के लिए एक भंवरे को पास के वो गुजर जाए। He glanced with rapid eyes that hurried all around. They looked like frightened beads, I thought. He stirred his velvet head. He glanced, उसने सरसरी निगाह से देखा। ग्लांस कहते हैं उर्दू में तायराना निगाह डालना, सरसरी निगाह डालना, उचटती हुई निगाह डालना, यानी गौर से नहीं, वैसे मोटा मोटा देखना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मोटा मोटा देखना।
ही ग्लांस, उसने सरसरी निगाह डाली, विद रैपिड आइज, तेज आंखों के साथ, यानी आंखें उसके ना तेजी के साथ वो घूम रही थी। दे दैट हर रीड, वो आंखें जल्दी से देख रही थी ऑल अराउंड, चारों तरफ। जैसे कोई खतरा होता है ना, किसी चीज़ का खतरा हो तो बंदा जो है वो दाएं बाएं देखते हैं, ऐसे वो हर्री का माना होता है जल्दी करना। दैट हर रीड, जो जल्दी से देख रही थी ऑल अराउंड, चारों तरफ। दे लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स, वो दिख रही थी जैसा कि डरे हुए बीड्स, मोतियों, यानी वो मोतियों की तरह उनकी शक्ल थी, चमकदार और खूबसूरत आंखें जैसे मुख्तलिफ मोती होते हैं, और डरे हुए जैसे मोतियों को फेंका जाए तो वो मतलब वो गिर रहे होते हैं ना, उछल कूद रहे होते हैं, ऐसे वो मतलब हरकत कर रही थी, मुस्तरिब थी। आई थॉट, मेरे ख्याल में, मैंने सोचा। ही स्टिल्ड हिज वेलवेट हेड, उसने हरकत दी अपने मखमली हेड, सर को। लाइक वन इन डेंजर कॉशियस, उस ये लाइक वन, एक ऐसी चीज़ की तरह, इन डेंजर, जो ख़तरे में हो, काशियस, मोहतात हो, यानी जैसे कोई बंदा या कोई चीज़ ख़तरे में होती है ना, बड़ी मोहतात होती है, वो भी वैसे ही जो है ना, परिंदा वैसे ही था। लाइक वन, वो परिंदा एक ऐसी चीज़ की तरह था, इन डेंजर, जो ख़तरे में हो, काशियस, मोहतात हो, एहतियात करने वाला हो। आई ऑफर्ड हिम अ क्रम, मैंने उसको पेश किया एक रोटी का टुकड़ा या कोई बिस्किट वगैरह। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स एंड रोल्ड हिम सॉफ्टर होम। ही अनरोल, रोल कहते हैं लपेटना, अनरोल खोलना, अन का माना रोल को ख़त्म करना। उसने खोले, सारी माजी की बात है ना, पास्ट इंडेफिनिट। अनरोल्ड हिज फीदर्स, अपने पर, एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और उनको या अपने आप को चलाया, सॉफ्टर, नरमी से, होम, अपने घर की तरफ। देन ओर्स, रो का माना होता है चप्पों के साथ कश्ती चलाना ना, तो जैसे हम उसने पर खोले ना, तो वो परों के साथ जैसे वो मतलब चप्पू आगे पीछे किए जाते हैं, ऐसे पर उसने आगे पीछे करके अपने आप को, वो जैसे कश्ती जाती है वो जनाब ऐसे उड़ गया। देन ओर्स, बनिस्बत चप्पुओं के, सॉफ्टर, उसने चलाया अपने आप को घर की तरफ, सॉफ्टर, ज्यादा नरमी से। देन ओर्स, बनिस्बत चप्पुओं के, डिवाइड दी ओशन, जो समुंदर को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। टू सिल्वर फॉर अ सीम, और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक ऑफ नोन लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम। अब आगे वाली जो बात मुझे जैसे समझ आई है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अभी उसका तर्जुमा भी नहीं आया, ये टेक्स्ट बुक भी अभी मार्केट में नहीं आई, तो आपने देखना है, अगर इसका अच्छा तर्जुमा आपको कहीं लगता है या कोई पढ़ाता है तो फिर आपने ये मुझे ज़रूर शेयर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि जो बात मुझे सही तरह ना समझ आए तो या मैं मुतमईन ना हूँ तो मैं फिर उसकी वजाहत करता हूँ। अब जैसे ये टेक्स्ट मुझे समझ आई है तो मैं वैसे तर्जुमा कर रहा हूँ। टू सिल्वर फॉर अ सीम, वो बहुत, सिल्वर कहते हैं चांदी के रंग को। टू सिल्वर, बहुत ज़्यादा चांदी के रंग वाले, फॉर असीम, एक दरज के लिए। ये दरज, ये जो कपड़ा सीते हैं ना हम, जो सिलाई होती है उसकी एक सिलाई, उसको दरज कहते हैं। तो यानी मतलब इसका ये है कि वो इतने ज़्यादा मतलब ये कि चांदी के रंग वाले और चमकीले थे कि उसमें से जो एक दरज है, यानी वो भी उसकी नज़र नहीं आ रही थी। दरज है ना, मतलब ये जो लाइन होती है कपड़े की, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिससे कपड़ा आप देखते हैं सिलाई हो रही, कपड़े को ध्यान से देखते हैं तो दर्जें नज़र आती हैं। तो मतलब ये है कि वो इतना उसका चांदी का रंग था उनके परों का और चमकीला कि उसमें से कोई जो दरज है वो भी नज़र नहीं आ रही थी। और बटरफ्लाइज, या ये था ना देन ओर्स, ज़्यादा नरमी से, ठीक है, ज़्यादा नरमी से, देन ओर्स, बमुकाबला उन चप्पुओं के, और बटरफ्लाइज या फिर तितलियों के, ऑफ बैंक्स ऑफ नोन लीप, लीप का माना होता है छलांग लगाना, जो छलांग लगाती हैं दोपहर के, बैंक किनारा होता है, दोपहर के किनारों से परे, यानी दोपहर को जब जो है ना तितलियां वो उड़ती हैं।
लेस एज दे स्विम, बग़ैर पानी के छींटे उड़ाने के, एज जब दे स्विम वो तैरती हैं। यानी जैसे जो तितलियां हैं वो जब तैरती हैं तो कोई पानी शानी नहीं उड़ता, उसका कोई असर दूसरे पर नहीं होता, और कोई जो है ना क्या कहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनके उड़ने से कोई आवाज़ आए। तो ऐसे जैसे नरमी के साथ तितलियां जो है ना वो उड़ती हैं, उनसे भी ज़्यादा नरमी और सहूलत के साथ जो है ना वो उसने अपने आप को उड़ाया और वो अपने घर को चला गया। तो ये तो थी नज़म। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा दूं। अब इसमें जो है ना ये आप ये प्री रीडिंग और वाइल रीडिंग ये भी आप इसको देखा करें, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर छोड़ रहा हूँ। तो इसमें नीचे नज़म से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत ही अहम दी हुई हैं। वैसे तो मैंने इसको एक्सरसाइज के साथ अलग सेपरेट इसके ऊपर वीडियो बनानी थी, मैंने कहा ये नज़म से मुताल्लिक़ है तो ये साथ ही आप इसको इधर समझ लें। बाकी जो बाकी क्वेश्चन आंसर हैं, जो बाकी चीज़ें वो हम सेपरेट उसको देख लेंगे। अब ये अभी आपने नज़म पढ़ी है तो इसके जो बंद हैं, कहते हैं देयर आर 5 स्टैंज़ास, यहाँ पे 5 बंद हैं। इन अ बर्ड केम डाउन द वॉक, इस नज़म में द स्टैंज़ास आर क्वार्टरेंस, ये जो स्टैंज़ा जो बंद हैं वो 4 लाइनों वाले हैं। अब आप देख लें कि 4 लाइनें हैं या कि नहीं हैं। एज ईच स्टैंज़ा इज कंप्राइज ऑफ 4 लाइन्स, क्योंकि हर बंद इज है कंप्राइज मुश्तमिल ऑफ 4 लाइन, 4 लाइनों पे, इसलिए उसको क्वार्टरेन कहते हैं। पहली चीज़ आगे लिटरेरी डिवाइसेस, यानी जो अदबी चीज़ें हैं, अदब में जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। एक है कायज़ोरा, अपाज। ये कायज़ोरा क्या होता है? अपाज, रुक जाना। इन अ लाइन ऑफ पोइट्री, शायरी की एक लाइन, एक कितार में। दैट कैन बी क्रिएटेड, जिसको कायज़ोरा को पैदा किया जा सकता है यूजिंग पंक्चुएशन, ये रमूज़ औकाफ को इस्तेमाल करते हुए। सच एज अ कॉमा, जैसा कि कॉमा है, फुल स्टॉप है, और या फिर अ डैश डैश, या सामने अलामतें दी हुई हैं। यानी अगर कहीं पे ये निशानियाँ लगा दी जाएँ रमूज़ औकाफ, ये तो अलामात लगाई जाएँ, कॉमा, फुल स्टॉप या डैश, तो उसको कहते हैं कायज़ोरा। इंजैममेंट क्या होता है? व्हेन वन लाइन ऑफ पोएट्री, जब शायरी की एक लाइन, एक कितार कंटिन्यूस जारी रहती है इनटू द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ जुड़ी होती है विदाउट अ पॉज, बगैर वक्फे के। तो कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाने के लिए, अ पॉइंट, एक पॉइंट, और आइडिया या कोई क्या कहते हैं एक आइडिया, ख्याल, पॉइंट, एक बात। मतलब ये है कि एक लाइन में बात पूरी नहीं होती, एक लाइन अगली लाइन के साथ जुड़ी होती है, इसको कहते हैं इंजैममेंट। और पीछे आप देख लें इस नज़म में इंजैममेंट की तरह एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर, तकरार, रिपीटेशन, तकरार, दोहराना, दोबारा लेके आना, ऑफ द सेम लेटर और साउंड, एक ही लेटर और साउंड या एक जैसी आवाज़। एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड, अल्फाज के शुरू में। दैट आर एडजेसेंट, जो कि एडजेसेंट, मुत्तसिल हैं, और क्लोज टुगेदर, और इंतहाई करीबी हैं। तो एलिट्रेशन आप बात समझ गए होंगे कि भाई एक जैसी आवाज़ या लेटर आप शुरू में ले आए, ऐसे अल्फाज में जो करीबी हैं। जैसे आखिर में ये देख लेना, ये बटरफ्लाई में बी की आवाज़, और ऑफ बैंक्स, ये बी की आवाज़ जो है ना वो डबल आ रही है, ठीक है। ऐसे ये आखिरी लाइन नहीं, आखिरी स्टैंज़ा की बात कर रहा हूँ। ऐसे ओवर्स और ओशन, ये ओ की आवाज़ जो है ना वो एक जैसी आ रही है, तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। जक्सटापोजिशन, तजाद पेश करना। इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक अदबी क्या कहते हैं डिवाइस, तरीका है। वेयर 2 और मोर आइडियाज़, जहाँ पे 2 या ज़्यादा आइडियाज़, ख्यालात, करैक्टर्स, किरदार, एक्शन, आमाल, सेटिंग्स, जगह और फ्रेजेस या मुरक्कबात, आर प्लेस्ड, जिनको रखा जाता है साइड बाय साइड, साथ साथ, इन अ नैरेटिव, एक बयान में, और अ पोएम या फिर नज़म में। टू हाईलाइट देयर कंट्रास्ट, हाईलाइट का माना वाजे करना, वाजे करने के लिए देयर कंट्रास्ट,
कंट्रास्ट, उनके तजादात और डिफरेंसेस या फ़र्क। द पर्पज़ ऑफ जक्सटापोजिशन इज़ पोजीशन, तजाद का जो मकसद इस है ऑफन अक्सर होता है टू क्रिएट अ मोर न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग, पैदा करना मज़ीद क्या कहते हैं लतीफ़ न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग समझ ऑफ ईच एलिमेंट, हर उनसर की। मतलब ये है कि किसी चीज़ की लतीफ़ या गहरी अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए ऐसा किया जाता है। और टू एम्फासाइज पार्टिकुलर क्वालिटीज़, या ज़ोर देने के लिए मखसूस क्वालिटी खसूसियात और थीम्स या मरकज़ी ख़यालात पर जोर देने के लिए बाय कंपेयरिंग देम डायरेक्टली, उनका तकाबुल करने के ज़रिए डायरेक्टली बराह रास्त। तो ये है अब बैकग्राउंड टू द पोएम, नज़म का जो बैकग्राउंड है अबाउट केम डाउन द वॉक। तो ये थोड़ा सा ये भी देख लें और एमिली डिकिंसन के बारे में भी, और इसके जो थीम्स हैं वो भी आप देख लें। तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए मेरा ख्याल है ये अच्छा है। अबाउट केम डाउन द वॉक इज़ वन ऑफ एमिली डिकिंसन्स मैनी पोएम्स। ये एमिली डिकिंसन की बहुत सी नज़मों में से एक नज़म है दैट एग्जामिन्स, जो कि जायज़ा लेती है नेचर का इन अ डिटेल्ड तफसीली एंड इंटीमेट मैनर, और गहरे अंदाज से। रिटन इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में ये लिखी गई है। ड्यूरिंग अ टाइम, एक ऐसे वक्त के दौरान में नेचर वाज अ कॉमन सब्जेक्ट, जबकि नेचर एक आम सब्जेक्ट मौजूद था इन लिटरेचर अदब में। डिकिंसन्स अप्रोच टू नेचर, इसकी अप्रोच रसाई टू नेचर कुदरत की तरफ इज़ है डिस्टिंक्ट मुनफरिद इन इट्स क्लोज ऑब्जर्वेशन, इसके करीबी मुशाहदे में, एंड सटल कम्प्लेक्सिटी और लतीफ़ पेचीदगी में। अनलाइक द मोर रोमांटिसाइज्ड व्यूज़ ऑफ नेचर, बरक्स मोर बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज अफसानवी व्यूज़ नुक्ता नज़र ऑफ नेचर कुदरत का, ठीक है, यानी कुदरत का बहुत ज़्यादा अफसानवी नुक्ते नज़र के बरक्स होता है ना कि किसी चीज़ों को हम अफसाने की हकीकत को अफसाने का रूप हम दे देते हैं और उसमें ख्याली चीज़ें जो हैं वो शामिल कर देते हैं और मुबालगा, ठीक है। उसके बरक्स बाय हर कंटेम्परेरीज, जो उसके हम असरों ने पेश किया, यानी उसके हम असर थे वो अफसानवी अंदाज में कुदरत को नेचर को पेश करते थे। उसके बरक्स डिकिंसन ऑफन प्रेजेंट्स, ये अक्सर पेश करती है नेचर को विद अ ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की अमेजिश, एंड रॉ रियलिटी, और खाम जो हकीकत है उसके साथ साथ। कैप्चरिंग बोथ इट्स ग्रेस, पकड़ते हुए लेते हुए दोनों चीज़ों को, इसकी खूबसूरती को भी, एंड इट्स अंडरलाइंग ब्रूटैलिटी, और इसकी छुपी हुई पोशीदा मुज़मर ब्रूटैलिटी बर्बरियत को भी। अबाउट द पोएट एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन ये शायरा के वाले से भी पता होना चाहिए, ये अफसर श्री से देखने शॉर्ट से है। वाद एन अमेरिकन पोएट, ये एक क्या कहते हैं अमेरिकी शायरा है। नॉन फॉर हर यूनिक, ये मशहूर है अपने मुनफरिद एंड अनकन्वेंशनल और गैर रस्मी स्टाइल तर्ज की वजह से। मच ऑफ हर पोइट्री एक्सप्लोर्स, उसकी अक्सर पोइट्री दरियात करती है थीम्स मरकज़ी ख्याल ऑफ नेचर, कुदरत, लाइफ जिंदगी, डेथ मौत, एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इंसानी तजर्बे के जो मरकज़ी ख्यालात इस पर। ऑफन थ्रू अ डीपली इंट्रोस्पेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव लेंस, ये जो है ना इंट्रोस्पेक्टिव, इसका माना आप कर लें खुद भी नहीं, खुद शनासी, और रिफ्लेक्टिव का माना होता है गौर व फिक्र, सोचो विचार। लेंस शीशे, ऐनक जो शीशे होते हैं, तो अक्सर ये काम करती है एक गहरे खुदबीनी, खुद शनासी और सोचो विचार के शीशों के ज़रिए, यानी ये चीज़ें वो देखती है। लाइक मैनी ऑफ डिकिंसन्स पोएम्स, उसकी बहुत से और नज़मों की तरह। अबाउट केम डाउन द वॉक वाज नॉट पब्लिश्ड, ये पब्लिश नहीं हुई, इसको नशर नहीं किया गया ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उसकी ज़िंदगी में। इट वाज ओनली आफ्टर हर डेथ, ये था सिर्फ उसकी मौत के बाद के दैट हर वर्क वाज ब्रॉट टू द पब्लिक, उसका काम लोगों के सामने लाया गया। एंड इवन देन, और हत्ता कि फिर भी, इट वाज ऑफन एडिटेड, इसको लिखा गया टू फिट मोर कन्वेंशनल पोएटिक नॉर्म्स ऑफ द टाइम, कि ये फिट हो जाए या क्या कहते हैं हम आहंग हो जाए बहुत ज़्यादा रस्मी शायरी के जो
नॉर्म्स तौर तरीके ऑफ द टाइम उस वक़्त के उनसे हम आहंग हो जाए। यानी इसको लिखा गया उसके मुताबिक। टुडे आज डिकिंसन्स इज़ सेलिब्रेटेड, उसको याद किया जाता है फॉर ओरिजिनल वॉइस, उसकी असल आवाज़ की वजह से, एंड हर कंट्रीब्यूशंस, और इसके हिस्से की वजह से, टू अमेरिकन पोइट्री, जो अमेरिका की शायरी में उसने डाले। लेकिन ये है, अब मेरा ख्याल तो ये भी था कि मैं थीम भी इसके साथ ही आपको पढ़ा दूं, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जानी है। थीम के ऊपर मैं सेपरेट और बाकी एक्सरसाइज के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ ये शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अंग्रेज़ी की वीडियो यहाँ से आप देख लें। बाकी जो रूम इस्लामिया अरबिया हैं, जो लोग इसके स्टूडेंट हैं, वो इस अपने मुतल्लिका वीडियो जो है वो देख सकते हैं। नासिर महमूद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।